नमस्कार साथियों, B2H क्लासेस फ्रॉम बेसिक टू हाई में एक बार आपका फिर से स्वागत है। इंडियन पॉलिटी की लेक्चर सीरीज का आज छठवां भाग है, जिसके अंतर्गत आज अनुसूचियों के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं बता दूं, यह लेक्चर सीरीज शॉर्ट नोट्स पर आधारित रहेगी। तो चलिए आज हम अनुसूचियों की बात करते हैं। दोस्तों, अनुसूचियाँ, इसकी कहानी जब मूल संविधान लिखा गया था तो उसमें हमने पहले देखा था कि 395 तो थे अनुच्छेद और 8 थी अनुसूचियाँ, लेकिन बाद में इनको बढ़ा के 12 कर दी गई। तो अब वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो यह तो हो गई कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। उससे भी बड़ी बात है कि अनुसूचियों का निर्माण करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। जब अपने पास अनुच्छेद हैं तो इन अनुसूचियों को भी तो हम अनुच्छेद में डाल सकते थे। नहीं, क्योंकि पहले जब अनुच्छेद बनाए गए तो वो इतने ज़्यादा बन चुके थे कि फिर संविधान के निर्माताओं ने सोचा कि अनुच्छेद तो हो गए हैं, अब बाकी के जो भी चीज़ें होगी हम इन अनुसूचियों में डाल देंगे। तो पहले 8 अनुसूचियाँ बनाई गई, जिन्हें बाद में बढ़ा के 12 कर दिया गया। वर्तमान में अभी 12 अनुसूचियाँ हैं। तो आज हम इन 12 अनुसूचियों के बारे में ही बात करेंगे। एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि चौथी या पाँचवीं या 12वीं अनुसूचियों के अंतर्गत क्या बात कही गई है, या फिर अनुसूची के बारे में पूछ के ये पूछ लेते हैं कि यह बात भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची में लिखी गई है। तो आज हम उन्हीं की बात करते हैं। हम तो सबसे पहले बात करते हैं पहली अनुसूची की। दोस्तों, पहली अनुसूची जब नंबर 1 की स्टार्टिंग होती है तो हम सोचते हैं कि ये इसकी अनुसूची है, भारत के संविधान की। अब संविधान है, किसका संविधान है? तो ये भारत का संविधान है। तो अब भारत में क्या क्या चीज़ें होती हैं? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ से जो 1 नंबर होगा उसमें यही होगा, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। जानकारी के लिए बता दूं, अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 29 राज्य थे, जिनमें से जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटा के उसके 2 भाग कर दिए और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो राज्य तो हो गए 28 और पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश से, जब उनमें 2 जो जम्मू कश्मीर को तोड़ के जो 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, तो टोटल मिला के हो गए 9। फिर 9 में से दादरा नागर हवेली और दमन दीव को मिला के 1 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो 9 - 1 8। तो अब वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दूसरी अनुसूची की। पहली अनुसूची में ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। यह पहली अनुसूची में। फिर अब बात करते हैं दूसरी अनुसूची की। दूसरी अनुसूची में आदमी को सबसे ज़्यादा आज के समय में किसकी ज़रूरत होती है? ये रुपयों की। तो दूसरी अनुसूची है वेतन या वेतनमान। मतलब कि भारत की संचित निधि पे किन किन लोगों का वेतन रहेगा। भारत की संचित निधि मतलब कॉन्सोलिडेटेड फंड। तो इस भारत के संचित निधि पे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान
परिषद और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। दोस्तों यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अध्यक्ष हमेशा लोकसभा का होगा और सभापति हमेशा राज्यसभा का होगा। आप अगर अभी भी आपको कहीं लिखने की ज़रूरत पड़े तो ये मत लिखना कि राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, नहीं, राज्यसभा का हमेशा सभापति होता है जो कि हमारे माननीय उपराष्ट्रपति होते हैं, और राज्यसभा के उपाध्यक्ष की जगह उपसभापति होता है। तो ये तो हो गया सेंट्रल लेवल पे। उसी प्रकार स्टेट लेवल पे विधानसभा के होते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और विधान परिषद के होते हैं सभापति और उपसभापति। तो हमने यहाँ देखा कि संचित निधि पे किन किन लोगों का वेतन भारित रहता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जज होते हैं या जिनको हम न्यायाधीश बोलते हैं, इन सभी का वेतन संचित निधि पे भारित रहता है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किन का वेतन संचित निधि पे भारित है या नहीं है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन चारों में से कोई एक होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भारत का सबसे जो मेन आदमी कौन होता है, राष्ट्रपति, और फिर क्या राज्य का सबसे मेन आदमी कौन होता है कि राज्यपाल। तो ये 2 तो यहाँ हो गए। फिर भारत में सबसे मेन होती है क्या नाम, संसद। तो संसद में चीज़ें क्या होती है, लोकसभा और राज्यसभा। तो उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सभापति उपसभापति। फिर राज्य के अंदर मेन चीज़ें क्या होती है, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति उपसभापति। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज। ये सब इन सभी का वेतन संचित निधि पे आधारित रहता है। तो चलिए, और यहाँ एक और बात, अगर कभी वित्तीय आपातकाल हो जाए तो इनकी कटौती की जा सकती है। जैसे अभी कोरोना महामारी के दौरान अगर देश में वित्तीय आपातकाल घोषित थोड़े 1-1.5 महीने के लिए हुआ था, तो उनमें इन लोगों की सैलरी में जो कटौती की गई थी। हाँ, यहाँ मैं और चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं। CAG भारत का महालेखा परीक्षक जो होता है उसका वेतन, और UPSC के अध्यक्ष और मेंबर्स या सदस्य, UPSC अंग लोक सेवा आयोग, यहाँ के अध्यक्ष और सदस्य, और CAG कैग। ये सब बातें यहाँ हो गई। अब देखते हैं हम तीसरी अनुसूची। 2 अनुसूचियाँ हो गई, दोनों में हमने पहले में तो सीधी बात भारत में होता क्या क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो पहले में, दूसरे में आदमी को सबसे ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत होती है रुपयों की, तो दूसरे में होगा वेतन। फिर तीसरे में जब आदमी को वेतन मिल गया तो वो जिसके प्रति काम, मतलब वो जिसके यहाँ काम कर रहा है वो उसके प्रति वफादार रहेगा। तो वो वफादारी की शपथ लेगा। तो शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप। अब यहाँ पे ये है कि कौन कौन शपथ लेता है। लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर, विधानसभा के मेंबर। लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर मतलब MP, विधानसभा के मेंबर मतलब MLA। फिर सारे मंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, और CAG के कैग जो होता है, ये सभी यहाँ पे शपथ या ये इनके प्रतिज्ञान का प्रारूप यहाँ अनुसूची नंबर 3 में लिखा गया है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह कभी अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, वह एज ए मेंबर के रूप में शपथ लेता है। मतलब वो शपथ तो इस अनुसूची 3 के अनुसार लेगा, और जब सारे सदस्य शपथ ले लेते हैं तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की
अला से लोकसभा के सदस्यों में से किन्हीं एक को अध्यक्ष बनाता है। तो वो अध्यक्ष भी पहले सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम अभी तक 3 अनुसूचियाँ देख ली। अब चौथी अनुसूची। अब चौथी अनुसूची के अंतर्गत क्या बोला गया है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। भाई भारत की बात हो गई, आदमी को रुपए मिल गए, आदमी ने शपथ ले ली। अब उसको काम करने के लिए अच्छी सीट चाहिए, वह अच्छी सीट पे बैठ के काम करेगा। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, कि भाई कौन कौन से राज्य से राज्यसभा में कितनी कितनी सीटें हो गई। अपन यहाँ राजस्थान की बात करते हैं तो राज्यसभा में राजस्थान से 10 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा यूपी से हैं 31 और सबसे कम है महाराष्ट्र, और नहीं सबसे ज़्यादा है यूपी से, और फिर दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र 19। फिर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली से है 3 और पांडिचेरी से है 1। ये जो मेन है जो एग्ज़ाम में पूछना लायक है, ये इन्हीं का यहाँ पे लिखा है। फिर जब अब बात करते हैं 5वें अनुसूची की। 5वें अनुसूची में क्या है? जब आदमी को पैसा मिल गया, उसने शपथ ले ली, उसको अच्छी सीट मिल गई, तो अब वो क्या करेगा? अब वो या तो प्रशासन का काम करेगा या नियंत्रण का काम करेगा। तो यहाँ से हमारी 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची ये दोनों कवर होगी। तो प्रशासन और नियंत्रण से वो सबसे पहले तो वो जो दलित लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, ये उनके बारे में सोचेगा। तो सबसे पहले अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में सोचेगा। तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण की बात अनुसूची 5 में आई गई है। फिर अनुसूची 6 के अंतर्गत हम आगे देखते हैं। फिर अनुसूची 6 के अंतर्गत असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 पूर्वी देश हैं जो पूर्वांचल की ओर होते हैं, या जो 7 सिस्टर हैं से जो देश हैं वो ये हैं। तो ये देश वहाँ के पिछड़े हुए देश हैं। तो वहाँ की जनजातियों के प्रशासन की बात करेगा। 5वें में तो सबसे पहले देखेगा भाई कौन अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में है, तो उनके प्रशासन की बात हो गई। फिर वो वहाँ पूर्वांचल में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अगर मैं इनके इस स्थिति की बात करूँ तो दोस्तों ये यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे त्रिपुरा, यहाँ पे मिजोरम, यहाँ पे मेघालय और यहाँ पे ये असम, ये 4 क्षेत्रों की बात हुई है। यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण की बात, क्योंकि जब संविधान बनाया गया था तो वहाँ के लोगों के मन में यह था कि भाई वहाँ के मतलब जो उत्तर भारत के या मध्य भारत के लोग हैं वो पूर्वी भारत को अपन से थोड़ा सा अलग मानते हैं, तो उनको भी महत्व देने के लिए यह किया गया। फिर हम करते हैं 7वें अनुसूची की बात। 6 बात हो गई, 6 अनुसूची हो गई। अब ये आपको याद है या नहीं है, इसका हम पुनः आकलन करते हैं। सीधी बात करते हैं। पहले में भारत, उसके राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, दूसरे में वेतन, तीसरे में शपथ, चौथे में सीट, 5वें 6ठे में बात हुई है प्रशासन की। अब आपको ये ध्यान रखना है कि दूसरे में वेतन किन किन का संचित निधि पे भारित है, और
तीसरे में आपको याद रखना है शपथ या प्रतिरूप का जो प्रारूप है वो किन किन लोगों के लिए है, और फिर राज्यसभा में सीटों का आवंटन, फिर तो जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, और फिर असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन नियंत्रण। ये 6 मुँह ज़बानी याद हो गए हैं। ये बस एक सीक्वेंस में चलते जाना है दोस्तों। यूट्यूब पे खूब सारी वीडियो मिल जाएगी जिनमें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको याद किया जाता है। तो अब उनमें प्रॉब्लम ये है कि पहले तो उन शॉर्ट ट्रिकों को याद करो, फिर उनके हिसाब से इनको याद करो। वो कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जिस वे में आपको बताया है, आप इसको 3 से 4 बार बिना देखे बोल दो, आपको मुँह ज़बानी याद हो जाएगी। अब बात आती है 7वें अनुसूची की, 7वीं अनुसूची। अब 7वीं में अपन, अब देखो नंबर है 7, तो अपन 7 बैठते हैं। अब अपने एक पिक्चर भी आई थी, हम 7 हैं, तो वो उसमें पहले तो 7 होते हैं, लेकिन वो फिर अलग भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम 7 हैं। अब यहाँ भारत की बात हो रही है, तो भारत में 7 कौन कौन रह सकता है? संघ, राज्य, ये दोनों हम 7 है, फिर दोनों मिला के समवर्ती। बस तो यहाँ पे इनके विषयों का विभाजन की बात हुई है कि कौन से विषय संघ को दिए गए हैं, कौन से विषय राज्य को दिए गए हैं, और कौन से विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत है। सीधा सवाल आ सकता है कि वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 100। यहाँ ये वर्तमान की बात हो रही है। और वर्तमान में राज्य सूची में विषय कितने हैं? तो 61। और वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52। ये तो हो गई वर्तमान की बात, लेकिन पहले कितने थे? यहाँ 97। अब यहाँ से +5 कर दो, यहाँ से +5 और यहाँ से -5 कर दो। एक बार प्लस करना, एक बार माइनस करना, तो 61 से 66 68, और 52 से 47 यानी 47। बस, लेकिन हमें मेन वर्तमान के याद रखने हैं। हाँ, कभी घुमा फिरा के क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राज्य सूची में पहले की अपेक्षा अभी कितने ज़्यादा विषय और जोड़े गए हैं। तो ये 5 हिस्से तो इसमें कम हुए हैं, और समवर्ती सूची में 5 विषय ऐड हुए हैं। और जो राज्य सूची में जो 5 विषय हम हुए हैं, वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुए हैं। ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची की भाई, हम 7 बैठ गए। अब हम जब 7 बैठे हैं, तो 7 में कौन थे? संघ था और ये राज्य थे। अब ये दोनों थे, तो ये दोनों भी, अब इनकी भाषाएं भी अलग अलग हो गई। तो हमने यहाँ पे आगे बात की भाषाओं की। हमने यहाँ बात की भाषाओं का उल्लेख, जो कि संवैधानिक भाषा है, ओनली उनका उल्लेख। यूँ नहीं कि भारत में जितनी भाषा है हम सबकी बात करेंगे, नहीं। जिन भाषाओं को संवैधानिक मान्यता मिली है, उन भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से 14 भाषाएं हैं। मूल रूप से 14 भाषाएं हैं, और वर्तमान में अभी 22 भाषा है। वर्तमान में अभी 22 भाषा है। मूल रूप से तो जब संविधान बना था तो 14 भाषाओं को शामिल किया था। फिर धीरे धीरे इन्होंने, और जब जिस भाषा की उन्हें ज़्यादा ज़रूरत हुई, उन्होंने और ऐड करते रहे। तो ये सीधी सिंपल बात है।
अब मूल रूप से कितनी है, 14 है। फिर इन्होंने 14 के बाद इन्होंने 15वीं भाषा चूज़ की, वो थी हिंदी। ठीक है, ये भाषा कौन से संविधान संशोधन से ऐड हुई थी? 21वें संविधान संशोधन से। और ये 21वां संविधान हुआ कब था? 1967 में। ठीक है, 14 भाषा पहले थी, 15वीं हो गई हिंदी। ये ऐड कब हुई? 21वें संविधान संशोधन से। और ये संशोधन हुआ कब था? 1967। फिर बाद में 16, 17, 18 3 भाषाओं को एक साथ ऐड किया। नाम याद रखने तो ये याद रख लो, KMN। के से कोंकणी, M से मणिपुरी, N से नेपाली। ये 16 नंबर, ये 17 नंबर, ये 18 नंबर। सीधा पूछा जा सकता है कि भारत के अनुसूचियों में भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, कि 8वीं में, कि भारत के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नेपाली भाषा कौन से संविधान संशोधन से ऐड की गई, कि ये 71। पहली 21, दूसरा 71। अब यह अभी देखो याद करो, 21, 71। अब यहाँ पे अपन ने होना क्या चाहिए? इकरण, लेकिन ये है क्या? वर्ण। बस पहला 21, दूसरा 71 और तीसरा होना क्या चाहिए? इकरण, लेकिन ये है क्या? हरण। बस फिर ये यहाँ तक, ये 18 तक हो गई। फिर 19, 20, 21, 22। अब ये कौन कौन सी थी? तो यहाँ पे याद करो, BDMS अपन ने पहले याद की थी। KMN कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। अब BDMS बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये 19, 20, 21 और 22। अगर कभी अनुसूची में से डीप क्वेश्चन बनते हैं तो वो इसी प्रकार के बनेंगे। अब ये तो पता है कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन कौन सी भाषा को कौन से संविधान संशोधन से ऐड किया गया, या फिर कौन सी भाषा कौन से नंबर पे ऐड हुई, ये सब चीज़ें अपन को देखनी बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे देखा वर्तमान में 22 भाषा है टोटल। अब 22 भाषा में हिंदी तो शामिल है, लेकिन इंग्लिश इसमें शामिल नहीं है। हिंदी इसमें शामिल है 22 में, लेकिन इंग्लिश शामिल नहीं है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों राजभाषा है। ये दोनों राजभाषा है। ये ध्यान रखना, सवाल आ सकता है कि भारत की राजभाषा में कौन कौन सी भाषाएं शामिल है। तो हिंदी तो है और इंग्लिश भी शामिल है, लेकिन इन 22 भाषाओं में इंग्लिश शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया 15वीं हिंदी, 16, 17, 18 KMN कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। फिर 19, 20, 21, 22 में BDMS बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो चलो इससे आगे चलते हैं। अब आगे वाले जो हैं ये बिल्कुल इजी है, हम देख लेते हैं। 9। अब देखो न का 9, अगर हम 9 को हिंदी में लिखें तो इसका पहला अक्षर क्या होगा? न से 9 और न से न्याय। ठीक है, न से 9 तो न से न्यायिक पुनरावलोकन से रक्षण। ठीक है, ये ऐड किस हमें हुआ था? पहला संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1951 में। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में सबसे पहला संविधान संशोधन कौन से साल में हुआ था? वो तो 1951 में, और ये उससे ये ऐड हुआ था। लेकिन 1973 के बाद न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। 1973 के बाद न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। 1973 में केशवानंद वना भारत
सरकार का जो केस हुआ था उसके पश्चात न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। फिर ये हो गई 9 की बात। अब यहाँ पे भी देखो द मतलब क्या नाम, हाँ ये 10 नंबर, तो द से 10 और द से दल बदल से संबंधित प्रावधान, दल बदल से संबंधित प्रावधान ये ऐड हुआ था 52वें संविधान संशोधन से। नम्मा तो ऐड हुआ पहले संविधान संशोधन से, फिर 10वीं जो अनुसूची है वो ऐड हुई 52वें संविधान संशोधन से। लेकिन बाद में इसमें चेंज भी हुआ था 10वीं अनुसूची में, वो चेंज हुआ था 91 जो संविधान संशोधन था उसके में ये 10वीं अनुसूची चेंज हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने द से 10, द से दल बदल से संबंधित प्रावधान अपने फिर देखते हैं यहाँ पे 11वां नंबर। अब 11वें देखें तो अगर हम 11वें में देखें तो 11 से 11 और 11 से ग्राम पंचायत और पंचायती राज व्यवस्था ये ऐड हुई 73वें संविधान संशोधन से। और इनमें टोटल 29 विषय थे। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को 29 में से 22 विषय ही आए थे। तो 11वां जो अनुसूची है उसमें ग से 11 और ग से ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था, यहाँ से इसकी बात होती है। और ये ऐड कब हुआ था? 73वें संविधान संशोधन से। अब आखिरी अनुसूची 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में भाई अब गांव में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था। और शहर में ये यही काम कौन करता है? तो नगर पालिका और नगर प्रशासन, ये ऐड हुआ था 74वें संविधान संशोधन से। इसमें नगर पालिका और नगर प्रशासन को 18 विषय दिए गए थे। यहाँ पे दिए गए थे 29, जिसमें से राजस्थान को दिए गए 22 और यहाँ पे दिए गए थे 18 विषय, जो कि ऐड हुआ था 74वें संविधान संशोधन से, जिसमें है नगर पालिकाएँ और नगर प्रशासन। ठीक है, ये मेन हुई बातें। अब अगर अपन एक बार इनका फटाफट रिवीजन करें तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर रिवीजन होना चाहिए पूरा। तो पहले में भारत का राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरे में वेतन भारित होगा संचित निधि पे, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, कैग, यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष। ठीक है, फिर तीसरे में क्या है? शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य ले सकते हैं शपथ। और फिर चौथे में क्या है दोस्तों, बताओ चौथे में क्या है? पहले में हो गया ये, दूसरे में ये, तीसरे में ये और चौथे में है भाई अपन को मिल गई फिर आगे राज्यसभा में सीट, या अपन को मिल गई राज्यसभा में सीट। ठीक है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। फिर 5वें में जब अपन को सीट मिली तो अपन क्या करेंगे? अपन करेंगे प्रशासन। तो 5वें में तो होगा अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण। और 6ठे में होगा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ के प्रशासन की बात करेंगे। फिर 7वें में क्या है दोस्तों? फिर अगर हम 7वें की बात करें तो 7वें में है ये विषयों का विभाजन। हम 7 है तो 7वें में अंग सूची, राज्य सूची और
समवर्ती सूची। अंग सूची में वर्तमान में 100 विषय, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय। ठीक है। फिर 8वें में भाषाओं का उल्लेख, जो कि संवैधानिक भाषा है, औदा भाषा है, 15वीं हिंदी। फिर 16, 17, 18 KMN कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। फिर BDMS बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये सारी ऐड हुई थी, एक तो 21वें से, एक 71वें से और एक 92वें संविधान संशोधन। ठीक है। जिसमें से हिंदी और अंग्रेजी दोनों राजभाषा है, लेकिन अंग्रेजी इन भाषाओं में ऐड नहीं है। ठीक है। अपन फिर बात करते हैं 90 अनुसूची की। 9 से 9 और 9 से न्यायिक पुनरावलोकन से आरक्षण, ये ऐड हुआ था पहले संविधान संशोधन से। फिर बात करते हैं हम 10वीं अनुसूची की। तो 10 और 10 से हल बदल से संबंधित प्रावधान, ये ऐड हुआ था 52वें संविधान संशोधन से। फिर आता है 11वां, ग से 11 और ग से ग्राम पंचायत और पंचायती राज व्यवस्था, ये ऐड हुआ था 73वें से। ठीक है। फिर 12, अब जो चीज़ गांव में ये करते हैं वही शहर में कौन करता है, तो नगर पालिकाएँ और नगर प्रशासन, ये ऐड होता 74 संविधान संशोधन से। और इसमें टोटल 29 विषय दिए गए थे, जिसमें से 22 दिए गए राजस्थान को। इसमें टोटल 18 विषय दिए गए थे। तो ये आज का टॉपिक यहीं होता है ख़त्म। हम अगले टॉपिक में अब मौलिक अधिकारों की बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है हमें ज़रूर बताएं, तो कमेंट कीजिए। और इस वीडियो को और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन भी दबाइए। धन्यवाद।